आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसका प्राचीन भारत का इतिहास टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पूछे गए सभी प्रश्न को तो प्रीवियस वीडियो में हम लास्ट 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। तो इस वीडियो में हम और जो 50 क्वेश्चन है जो कि पिछले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सही उत्तर है इसका विलियम जोन्स जो थे वह सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। कि यह जो दोनों नाम है वह एक ही नाम है, यह पहचान यह किए थे। जो एरियन थे और प्लूटार्क जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था, जबकि जो जस्टिन थे वह सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का भी इन्होंने उल्लेख किया था। तो सर्वप्रथम जो विलियम जोन्स थे उन्होंने पहचान की थी कि जो सेंड्रोकोटस है उनका नाम ही चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका ही नाम सेंड्रोकोटस था। तो सही उत्तर है इसका विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सही उत्तर इसका है जेम्स प्रिंसेप जो थे वह ब्रिटिश विद्वान थे, इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को इन्होंने पढ़ा था। तो सही उत्तर है इसका जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने सर्वप्रथम अशोक का जो लेख था, यानी यह लिखा हुआ था ब्राह्मी लिपि में, इसका उद्वाचन किया था जेम्स प्रिंसेप ने। और अंततः जो था 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेखों में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, आप याद रखिएगा। अगला है, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो सही उत्तर है शिव जी के जो पुत्र थे कार्तिकेय, इनके पौराणिक चित्रण की जन्म की कहानी है कुमार संभवम, जो कि लिखा गया है कालिदास के द्वारा। यह नाटक है और यह कार्तिकेय जो कि भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र थे, जो कि ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेते हैं। तो इन्हीं की कहानी मिलता है कुमार संभवम में। अगला है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका है इंडिका। इंडिका जो काफी प्रमुख पुस्तक है मेगास्थनीज के द्वारा, और इसमें मगध जो साम्राज्य है इसके बारे में वर्णन मिलता है। मगध साम्राज्य का वर्णन जो मिलता है वह इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इसमें, और यह मौर्य इतिहास का काफी प्रमुख स्रोत है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची है, पुस्तक का नाम है और इनके कौन लेखक हैं इसका नाम है। इसका आपको मिलान करना है। तो पहला जो है पुस्तक का नाम है, पहला पुस्तक का नाम है बृहत संहिता, इसके लेखक कौन थे? वाराह मिहिर इसके लेखक थे। एक ऑप्शन 4 हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी आपको इलिमिनेट हो गया। यह क्वेश्चन ज्यादा इलिमिनेशन से ही आपको बनेगा। दूसरा मूशिका मसा के जो लेखक है अतुला, यानी बी का 3 हो गया। ए का 4 है, बी का 3 है, तो आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी। राज तरंगिणी के है कलहन, और विक्रमांक देवचरित्र के जो लेखक है वह है विलहन। यह दोनों आप याद कर लीजिएगा। राज तरंगिणी के लेखक है कलहन और विक्रमांक देवचरित्र के लेखक है विलहन। अगला क्वेश्चन है, इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका भी सही उत्तर है मेगास्थनीज। यह पहले भी पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। यह जो पुस्तक है इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था, जिसमें कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो टोटल इसमें 30 सदस्य होते थे इन समिति में। और यहाँ करों को चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था, और यहाँ विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में क्या वसूल किया जाता था, यानी कि 1/10वां भाग जो है वसूल किया जाता था कर के रूप में। अगला बताइएगा क्वेश्चन, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज जो है किसका दूत था? तो सही उत्तर है यह सेलुकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह भारत आया था, और यह क्या यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो सही उत्तर है बृहद्रथ जो थे वह अंतिम मौर्य सम्राट थे, बृहद्रथ। और मौर्य वंश के जो था वह इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। और लास्ट
जो इसके रूलर थे बृहद्रथ थे और इनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। बाद में शुंग वंश का स्थापना हुआ था इसके बाद, यानी मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था जिसे किए थे पुष्यमित्र शुंग, और यह पहला ब्राह्मण वंश था। अगला है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है जूनागढ़, यानी गुजरात का जो जूनागढ़ स्थित है जगह, वहां से रुद्रदामन का एक अभिलेख मिला था जिसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में यह वर्णित है। यानी गुजरात के जो जूनागढ़ है यहाँ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, अभिया, शासन, व्यक्तित्व आदि पर यह सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला है कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? तो सही उत्तर इसका पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था कैलाशनाथ मंदिर, जो कि तमिलनाडु में इसका स्थापना कराया गया था कैलाशनाथ मंदिर का। और यह जो मंदिर है इसे पल्लव वंश के द्वारा निर्माण किया गया था। अगला है मैच द कॉलम है, एक है लेखक और दूसरा पुस्तक, यह उल्टा दे दिया है आपको। तो हम लोग चलते हैं पुस्तक से ही। तो पहला हम लोग जो इजी है उसको देख लेते हैं। तो कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखा गया है, यानी डी का 3 है। तो आप इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, तो आपको एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कुमार संभवम जो लिखा गया है कालिदास के द्वारा। कौटिल्य, यह भी ये अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा। तो देख लीजिए ए का 2 है, ए का 2 है, तो इससे भी आपको एलिमिनेट हो जाएगा ए से भी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो सबसे इजी आपको दिख रहा है उसको सबसे पहले आप मिलान कीजिए। यहाँ देखिए अष्टाध्यायी, इसके कौन है? पाणिनि के द्वारा है, तो बी का 1 है। कामंदक, इसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? नीतिसार, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इजीली एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो कलिंग वंश के जो शासक थे खारवेल, इनका झुकाव था जैन धर्म के प्रति, काफी ज्यादा झुकाव था। तो जो कलिंग के चेदी वंशीय शासक थे खारवेल, इनका जैन धर्म के प्रति काफी अधिक झुकाव था। और एक अभिलेख प्राप्त हुआ है हाथी गुम्फा, जो कि स्थित है उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियां में, जहां यह जो खारवेल थे इनके इतिहास का एकमात्र स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि है प्राकृत भाषा में। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि यह किस भाषा में है, तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा में है। अगला है कलिंग नरेश खारवेल का किससे संबंध था? तो इसका दोनों हो जाएगा, चेदी वंश से और महामेघवाहन वंश से, यह दोनों वंश से इनका संबंध था। तो सही उत्तर इसका है उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कलिंग के चेदी राजवंश के जो संस्थापक थे महामेघवाहन नामक व्यक्ति थे, और इसलिए इस वंश का नाम जो पड़ा था महामेघवाहन वंश भी इस वंश का नाम पड़ा था, जिसका अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा से इनका मिलता है खारवेल का, खारवेल जो कि कलिंग के राजा थे खारवेल। अगला है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन। क्योंकि जो इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, उन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की जो वीरता थी और इनके विजय पर ही मुग्ध होकर इन्हें भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। और यह काफी प्रतापी राजा थे समुद्रगुप्त, और यह गुप्त वंश के यह दूसरे राजा थे समुद्रगुप्त। अगला है गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। तो सही उत्तर स्कंदगुप्त जो थे, इनके समय ही हूणों के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसमें इन्होंने हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त के द्वारा। और हूण आक्रमण के जो नेता थे उनका नाम था हुस्नेवाज। और बाद में जाकर स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, यानी स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई स्थानों पर हूणों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका है बिना जोती हुई जंगल की भूमि को हम लोग कहते हैं अप्रहत, यानी वैसी भूमि जिस पर खेती न हुई हो उसे कहा जाता है अप्रहत। और यह गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का यह टर्म था अप्रहत, यानी बिना जोती हुई जंगल की भूमि। अलग अलग जो समूह में इस भूमि को वर्णित किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्र कहा जाता था, कृषि युक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था, शीला कहा जाता था, बंजर भूमि को
अपरहत तो बता दिए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को, वस्ती कहा जाता था रहने योग्य भूमि को, और सारा कहा जाता था चारागाह को। तो आप इसे याद रखिएगा, यह भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सही उत्तर है 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के दौरान जो चीनी यात्री थे सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। और इन 5 वर्षों की बीच में आ रहा है, क्योंकि जो चीनी यात्री थे इन्होंने 518 ईस्वी पूर्व में भारत आए थे। यह काल पड़ता है 515 से 520 के बीच, और इन्होंने इस दौरान बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। अगला है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो सही उत्तर है हेनसांग। हेनसांग जो थे वह हर्षवर्धन के समय इन्होंने भारत की यात्रा की थी, और यह वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन, जिनके दौरान हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। और इन्होंने भारत की यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सी यू की। हेनसांग के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था भारत यात्रा के दौरान, इसका नाम है सी यू की। अगला है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका राज तरंगिणी जो लिखा गया है कलहन के द्वारा। यह जो पुस्तक है राज तरंगिणी यह लिखा गया है कलहन के द्वारा। अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा, इंडिका है मेगास्थनीज के द्वारा। और यह जो राज तरंगिणी जो पुस्तक है लिखा गया है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, यानी कश्मीर के बारे में लिखा गया है राज तरंगिणी। और इस ग्रंथ की जो रचना है वह जय सिंह, राजा जय सिंह जो थे इनके शासन काल के दौरान किया गया था। अगला है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो सही उत्तर बिहार में अवस्थित था उदंतपुर शिक्षा केंद्र, और इसकी स्थापना किए थे पाल वंश के शासक थे गोपाल। गोपाल के द्वारा किया गया था उदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना। अगला है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है नान्यदेव। नान्यदेव जो थे वह कर्नाट वंश के संस्थापक थे, और नान्यदेव जो थे वह कर्नाट वंश की जो राजधानी थी उसे सिमरावगढ़ को यह बनाया था। और इस कर्नाट वंश का जो शासन काल है उसे मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है, तो आप याद रखिएगा। अगला है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर है हरि सिंह जो थे वह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे, और इन्होंने ही पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी, हरि सिंह ने। अगला, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो सही उत्तर है धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, जिसमें कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो पाणिनि थे उन्होंने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था, निर्वसित और अनिर्वसित। क्वेश्चन जो है 74 नंबर, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजन की गई थी? तो सही उत्तर इसका है कश्मीर में। यह जो है चौथी बौद्ध संगति जो थी इसका आयोजन किया गया था कश्मीर, और इसे कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था कनिष्क के शासन काल के दौरान। इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, और इसके उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो थे यह वसुमित्र थे। तो आप याद रखिएगा, और क्वेश्चन में हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बौद्ध संगति से उसमें हम, तो ये डिटेल क्लियर है आपको। अगला है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर इसका है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसका आयोजन हुआ था महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उस समय ही, इनके तुरंत बाद हुआ था 483 ईसा पूर्व में। इस समय जो अध्यक्ष थे महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और यह जो शासन काल में हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में यह हुआ था, जो कि हर्यक वंश के थे अजात शत्रु, इनके शासन काल में हुआ था। और इसमें महात्मा बुद्ध का जो उपदेश था इनको 2 भागों में संकलित किया गया था, एक था विनय पिटक और दूसरा था सुत्त पिटक। तो आप याद रखिएगा इसको। अगला जो क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? तो इसे राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगति, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हुआ था, यानी इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो सही उत्तर है राजगृह, राजगीर में। डिटेल आपको ऊपर बता दिए हैं इसका हम। अगला है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो सही उत्तर है राजगीर में प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ था
483 BC में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, और यह अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगला है बुद्ध के जन्म की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया हुआ है, जिसे मिलान करना है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था, तो 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा, इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो 2 का 2 हो जाएगा। 1 का 3 है तो यह अलगे हट गया, यह भी इलिमिनेट हो गया। 1 का 3 है, 2 का 2 है। प्रथम प्रवचन जो दिए थे सारनाथ में दिए थे, और इनका निधन हुआ था कुशीनगर में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सही उत्तर है गौतम बुद्ध को बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सही उत्तर इसका है गौतम बुद्ध। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ महाबोधि मंदिर को बनाया गया इसी स्थान पर, जहां भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह जो मंदिर है बना हुआ महाबोधि मंदिर, यह पूर्ण रूप से ईंट से बनी हुई मंदिर है, जिसे वर्ष 2002 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सही उत्तर है सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे, सारनाथ में। अगला है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो सही उत्तर है कनिष्क के युग में ही गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, कनिष्क के युग में। और इस समय ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में, कनिष्क के समय ही। अगला है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो सही उत्तर है वैशाली में 6ठी ईसा पूर्व यानी 6 BC में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। और जितने भी महाजनपद थे उस समय सभी में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन बज्जी और गणमल्ल यह जो 2 राज्य थे इसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। अगला है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किसमें है? तो यह अंगुत्तर निकाय में है। महाजनपद जो 16 महाजनपद थी इसकी सूची जो उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। यह कौन कौन सी 16 महाजनपद थी इसका नाम आप देख लीजिए। अंग, मगध, काशी, कोशाल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। यह कुल जो है 16 महाजनपद थी, जिसकी सूची उपलब्ध है अगंतुर निकाय में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? तो यह गुप्त वंश के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, और इसे कुमारगुप्त जो प्रथम थे इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सही उत्तर है यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। तो आप याद रखिएगा यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए काफी प्रसिद्ध था, और उसी के अध्ययन के लिए जो चीनी यात्री थे हेनसांग वह भारत आए थे। अगला है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू हुई थी? तो सही उत्तर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु ही मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। और यह जो मनसबदारी व्यवस्था है प्रचलन इसका मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था। और मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। अगला है कथन दिया हुआ है और दूसरा है कारण। इसके बाद आपको उत्तर देना है। तो कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और इसका कारण है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो इसका सही उत्तर है 12वीं शताब्दी के समय ही मुस्लिम आक्रमण के कारण यह जो नालंदा महाविहार है इसका पतन हो गया था। और यह भी सही है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, क्योंकि उस समय बंगाल के पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला महाविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। तो इसमें क्या है, दोनों सही उत्तर है, परंतु एक जो है ए यानी इसकी सही व्याख्या नहीं करता है रीजन। अगला क्वेश्चन है प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था?
तो सही उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी ईसा पूर्व में, और इसके वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। तो आप याद रखिएगा। अगला जो है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें 2 विकल्प सही है, पाटलिपुत्र भी थी और राजगिरी भी थी, क्योंकि सर्वप्रथम मगध की जो राजधानी थी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी थी, जिसके बाद में उदयन जो थे या इसके बाद में पाटलिपुत्र में अपना राजधानी बसाए थे, मगध की राजधानी बनाए थे, जो कि गुप्त काल तक यह मगध की राजधानी बनी रही थी। तो इसका उत्तर इसमें दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज यानी कि राजगीर, राजगीर जो थी। तो इसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ है राजगीर, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसमें देखिएगा कि जो प्राचीन महाजनपद जो थी मगध, इसकी प्रथम राजधानी थी राजगीर। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद जो किए थे मौर्य वंश। तो याद रखिएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश जो है इसमें शासन किए थे। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो सही उत्तर विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस बुक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट और विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है विशाख दत्त का जो बुक है मुद्रा राक्षस में। और यह जो बुक है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन भी कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सही उत्तर है धनानंद। धनानंद जो थे नंद वंश के वह सिकंदर महान के समकालीन थे, और यह नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, जिसे यूनानी लेखक कहते हैं अग्रमीज। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो सही उत्तर है लकड़ी से बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित है चंद्रगुप्त का जो महल है वह मुख्यतः बना था लकड़ी से। और यह जो साक्ष्य मिले हैं कि मौर्य काल के दौरान जो लकड़ी से बने थे भवन, इसका साक्ष्य मिला है जो खुदाई किया गया था बुलंदी बाग और कुम्हरार में, जो कि पटना के समीप स्थित है, और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है स्पूनर महोदय को। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो सही उत्तर है शिवाजी जो थे उन्होंने अष्टप्रधान का यह गठन किए थे शिवाजी के द्वारा। और शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर जो है अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें से कौन कौन थे? पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश। यह जो कुल 8 लोग थे, इनको शामिल किया गया था राज्य व्यवस्था देखने के लिए और राज्य का जो प्रशासन था उसको देखने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त। जो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। और यह मिला है दक्षिण भाग के अनेक स्थलों के अशोक के अभिलेख से यह प्राप्त हुआ है कि जो अशोक थे उन्होंने एकमात्र कलिंग की विजय ही प्राप्त की थी, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह इनका जो जैन एवं तमिल साक्ष्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की यह पुष्टि करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख है? तो सही उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है वह यह प्रमाणित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के स्वराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक जो थे पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के ही कौन थे? प्रांतीय शासक थे पुष्यगुप्त। इन्होंने यहाँ सुदर्शन झील को बनवाया था। तो इससे ही यह साक्ष्य मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वह पश्चिम भारत पर भी था। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो था वह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान सम्मिलित था, बिहार सम्मिलित था, कलिंग भी सम्मिलित था। और भारत में अशोक का जो अधिकार स्थल था वह चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका का छोड़कर और सभी भाग जो था वह अशोक
के क्षेत्र में या साम्राज्य में सम्मिलित था। अगला है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर इसका है पाटलिपुत्र में। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध संगीति जो कि आयोजन किया गया था 251 बीसी में, और इसकी अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अशोक के शासन काल के दौरान। तो आप इसे याद रखिएगा, इससे जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध संगीति यानी बुद्धिस्ट काउंसिल से आपको लगभग हर 2 साल में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यह बाकी जो 50 क्वेश्चन था इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो 50 क्वेश्चन है उसको, वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए हम सिर्फ 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।